वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और थर्मोडायनामिक्स का जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इंजन से रिलेटेड और इंजन्स की एफिशिएंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपना पहला टॉपिक जो कि है कार्नेट इंजन। अच्छा जी, कार्नेट इंजन की जो बात करें तो कार्नेट इंजन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें क्योंकि ये आप लोगों से पूछी जाती है। तो कार्नेट इंजन को पहली बार बनाया था, प्रपोज किया था, बनाया नहीं था, सादी कार्नेट ने। और कब बनाया था? ये बना था जी 1840 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। अच्छा जी, सादी कार्नेट ने क्या कहा? सादी कार्नेट का बेसिक जो वो था, उसने कहा जी कि अगर हम इंजन को ऑपरेट कराएं इन साइक्लिक प्रोसेस तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, और उसने साइक्लिक प्रोसेस में सजेस्ट किए 4 प्रोसेसेस कि अगर हम इन 4 प्रोसेसेस को ऐसे लेके चलें तो हम एक अच्छा इंजन बना सकते हैं। उसने कहा जी कि हम 4 प्रोसेसेस कौन से लेके चलेंगे। सबसे पहला उसने कहा एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर उसने कहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन और फाइनली आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो अगर हम इन चार प्रोसेसेस को साइकिल में लेके चलें तो हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम बन जाता है और हमारे पास एनर्जी लॉस जो होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, जीरो हो जाता है। आइडियल में जीरो हो जाता है, वैसे मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक इंजन का पिस्टन है। इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं, तो इंजन का पिस्टन सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। ये जी हमने ड्रॉ कर लिया एक पिस्टन, ठीक है, जो ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप उसने कहा कि यहां पर एक अपना टेबल भी बना लेते हैं, सॉरी ग्राफ। उसने कहा जी कि सबसे पहले हम इसे स्पीड में कंप्रेस करते हैं। तो जब हम इसे स्पीड में कंप्रेस करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन का। ठीक है, और ये पिस्टन जो है ये आपके पास उठ के यहां से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने की एडियाबेटिक कंप्रेशन। जब मैंने एडियाबेटिक कंप्रेशन की तो वॉल्यूम जो है इसकी, अगर ये पीवी ग्राफ है आपके पास, तो वॉल्यूम इसकी कम हुई और प्रेशर इसका ज्यादा हुआ, ऐसे करके। तो ये आपके पास पहली चीज आ गई जो थी आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, जो अगला स्टेप था वो था यहां से आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो अब मैंने इसे स्लोली ऊपर किया, इसे मैं यहां पर लेके आया स्लोली। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। इसका जो ग्राफ बना मेरे पास वो कुछ इस तरह का बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे स्पीड में ऊपर खींचा। तो जब मैंने इसे स्पीड में ऊपर खींचा तो यहां पर मेरे पास कौन सा प्रोसेस हुआ? एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब हुई तो इस तरह का ग्राफ आ गया मेरे पास। वॉल्यूम इसकी जो है वो कम हो गई, सॉरी वॉल्यूम इसकी ज़्यादा हो गई, प्रेशर इसका कम हो गया।
और फाइनली जो है वो मैंने इसे इस पोजीशन से दोबारा इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आया आइसोथर्मिकली। ठीक है, तो आखिरी चीज मैंने क्या की, आखिरी चीज मैंने आइसोथर्मल कंप्रेशन की। तो आइसोथर्मल जब मैंने कंप्रेशन की तो उसका ग्राफ ये बन गया। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गई आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन और फाइनली आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसको जरा सा हमने स्टडी करना है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले इसकी जो जनरल बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये चार जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपके पास जीरो होती है। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, सबसे पहली चीज के ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसमें ये सारी चीजें क्या हैं, जीरो है। इसमें जो आपके पास हीट लॉस है वो जीरो है टू एनवायरमेंट, और इस सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो आपके पास कितनी है, 100% है। अगर ये आइडियल सिस्टम इस तरह रन करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी। अब हमने ये देखना है कि इसमें हीट लॉस क्यों नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह हुआ कि एडियाबैटिक जब कंप्रेशन हुई तो हीट ना गई ना आई, तो हीट का ट्रांसफर जीरो था, टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। दूसरे स्टेप में हमने उसकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो इसमें टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रहा और हीट जो थी वो हमने एनवायरनमेंट को दे दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तो हीट आपके पास कांस्टेंट रही और टेम्परेचर जो था वो आपके पास कम हो गया। अब ना स्टूडेंट्स ये है कि यहां पर देखने वाली बात है कि जितना टेम्परेचर यहां पे ज्यादा हुआ था उतना ही यहां पे क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना टेम्परेचर हमने एनवायरनमेंट को दिया था उतना ही टेम्परेचर हमने एनवायरनमेंट से वापस ले लिया। फिर अगली जो चीज है वो क्या है, वो ये है स्टूडेंट्स के आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रहा और हीट जो थी वो हमने इंक्रीज की। तो वो हीट कहां से आई, वो हीट जो है स्टूडेंट्स ये जो हमने एनवायरनमेंट को दी थी वो वाली आ गई। ठीक है, तो टोटल सिस्टम में ना हमने टेम्परेचर ऐड किया और ना हमने हीट ऐड की। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है, 100% होती है। अच्छा, अब एफिशिएंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन को थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसकी दो इक्वेशंस है हमारे पास। एक इसकी इक्वेशन है 1 माइनस Q2/Q1। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100% हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन है इसकी 1 माइनस T2/T1, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 हो जाएगा। इसमें ये जो Q2 है ये आपके पास सिंक की हीट है, Q1 जो है वो सोर्स की हीट है। इसी तरह ये T2 जो है ये आपके पास सिंक की हीट है और T1 जो है वो आपके पास सोर्स की हीट है। सबसे पहले एक आसान सवाल से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। आसान सवाल कुछ इस तरह से है कि अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन 427 and 77 degree Celsius. What is the efficiency of the system? ठीक है, अब यहां पे ना स्टूडेंट्स हम सिंपल क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसे कन्वर्ट करना होगा केल्विन में।
तो अगर मैं Q1 देखूं सोर्स का टेम्परेचर तो वो हो जाएगा 427 प्लस 273, और अगर मैं सिंक का टेम्परेचर देखूं तो वो हो जाएगा 77 प्लस 273। ये आ जाएगा मेरे पास 700 केल्विन, और ये आ जाएगा मेरे पास 350 केल्विन। अब मैंने सिंपल इक्वेशन यूज करनी है जो कि है n इज इक्वल टू 1 माइनस T2 over T1 which is equal to 1 minus 350 divided by 700, जिसका आंसर आ जाएगा 0.5 या 50%। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सॉल्व कर लिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स के, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कार्नट इंजन। अब जरूरी नहीं है कि यहां पे कार्नट इंजन लिखा होगा, यहां पे हो सकता है आपको टरबाइन का दिया हो, यहाँ पे हो सकता है आपको मोटर का दिया हो, यहाँ पे हो सकता है आपको पेट्रोल इंजन कहा हो, यहाँ पर हो सकता है आपको डीजल इंजन कहा हो। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली किसकी, कार्नट इंजन की, जो कि वर्क करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्नट इंजन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें दी हो तो एफिशिएंसी आपने इसी तरह कैलकुलेट करनी होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्नट इंजन का अल्फाज दिया हो। अब अगली चीज़ देखते हैं, दो किस्म के आपके पास सवाल आते हैं, बल्कि तीन सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल आपके पास ये होगा, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नट इंजन इज। ठीक है, दूसरा सवाल होगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन इज, और तीसरा सवाल आप लोगों को कुछ इस तरह दिया होगा कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन इज 100% व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज। ठीक है, तो अब इनके आंसर्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है एफिशिएंसी ऑफ आइडियल, तो जहां आइडियल लिखा होगा ना वहां पे एफिशिएंसी होगी 100%, और क्यों होगी, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 100%। अगर आपसे कहा हो एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन तो वो होगी लेस देन 100% ऑलवेज, क्योंकि आपके पास फ्रिक्शनल लॉसेस होते ही होते हैं। जिस तरह अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की बेसिक्स जो है वो यही कार्नट इंजन है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 100 है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए सिंक का कि जब आपके पास एफिशिएंसी 100% हो, तो इसका आंसर है कि टेम्परेचर होना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। अब ये देखें कैसे, अगर मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखूं T2 ओवर T1, तो इसका आंसर 1 सिर्फ तब आ सकता है जब आपके पास T2 जो है वो 0 हो। तो सोर्स को आप बेशक 10,000 केल्विन पे ले जाएं, ठीक है, उसका आंसर तब तक 1 नहीं आ सकता जब तक कि आपके पास सिंक का टेम्परेचर क्या ना हो, 0 केल्विन हो। तो फॉर कार्नट इंजन टू बी 100%, टेम्परेचर ऑफ सिंक शुड बी 0 केल्विन। और अगर थ्योरेटिकली बात करें तो अगर आपके पास सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तब भी जो है वो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, लेकिन वो करना इम्पॉसिबल है। सिंक का टेम्परेचर भी 0 केल्विन करना इम्पॉसिबल है। इस वजह से हम कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी हीट लॉसेस, टेम्परेचर लॉसेस एंड एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी तरह सोर्स सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन पे ले जाएं तो कार्नट इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर एंड हुआ।